के साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने राजस्व को लेकर सचिवालय में की बैठक, अधिकारियों को दिए राजस्व बढ़ाने के निर्देश, कहा ऑनलाइन सिस्टम पर दे विशेष ध्यान। देहरादून का परेड ग्राउंड बना आयोजनों का मुख्य केंद्र, पीएम राहुल समेत कई दिग्गज नेता कर चुके हैं रैली, 15 अगस्त से पहले बनकर होगा तैयार पार्क। देहरादून में जीआईएस मैपिंग का काम पूरा, 2.5 लाख संपत्तियों का निगम को सौंपा रिकॉर्ड, सत्यापन के बाद भेजे जाएंगे रिकॉर्ड। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद रेस्क्यू कार्य जारी, एक और शव बरामद, भूस्खलन में 20 लोग हुए थे लापता, अब तक मिले कुल 4 शव। फूलों की घाटी ने बिखेरे रंग बिरंगे फूल, दीदार के लिए चमोली में पहुंचते हैं लाखों पर्यटक, घाघरिया बेस कैंप में सैलानियों का लगा जमावड़ा। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड पर लगातार बढ़ रहे कर्ज को देखते हुए राजस्व सरकार ने सरकारी विभागों में बैठे उन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जो एक से ज्यादा विभाग संभाल रहे हैं। राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारियों को विभागों की एक से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल न करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विभागों की समीक्षा हर महीने की जाती है, जिसमें विभागों को प्राप्त राजस्व के साथ साथ उन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है जिसमें राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। ऐसे में राज्य से उसे फिजूल खर्ची को भी रोकने का ध्यान दिया जा रहा है। कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा। देखिए लगातार कल भी उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क रहें। पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। देहरादून में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उत्तराखंड पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है, जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। चूंकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहां से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा।
सीएम धामी ने ट्वीट कर पर्यटकों और प्रदेशवासियों से की अपील। बारिश के मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचे। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वयं को संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक परिस्थिति की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। राजधानी देहरादून एक निजी होटल में जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर एक दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उद्यम खास प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके लिए इन गोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमने पूरे प्रदेश के 29 किसानों को यहाँ पर बुलाया और उसके बाद जो उनकी राय उसके अनुसार हमने पौध वितरण किए। हमने इस बार 12 लाख से अधिक पौधों का वितरण हमने किया है और आज हम अपने एप्पल की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जिन लोगों के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं उनकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में ज़मीन पर ये काम करती है, इनकी क्या दिक्कतें हैं। आज पूरे प्रदेश के 250 के लगभग इस क्षेत्र के किसानों को हमने यहाँ पर बुलाया है। उनके सुझाव हम एकत्रित कर रहे हैं और उनको समाहित करते हुए हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। आंदोलनकारी संगठन ने भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर बीते दिन सीएम आवास कूच किया, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया कि कुछ संगठन हैं जो कुचेष्टा कर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण इन्हीं आंदोलनकारियों के संघर्ष से हुआ है और आंदोलन के गर्भ से ही ये राज्य जन्मा है, इसलिए आंदोलनकारियों का अपमान जनता नहीं सहेगी। कांग्रेस ने इस बयान की निंदा की है। कि उत्तराखंड की जनता की ये बहुप्रतीक्षित और लंबी मांग भी है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया कि ये कुछ संगठन हैं जो कुचेष्टा कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य के आंदोलनकारी जिनकी बदौलत उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आप उनसे कहना चाह रहे हैं कि वो कुचेष्टा कर रहे हैं, वो राजनीतिक प्रभाव में ये काम कर रहे हैं। आखिर वो कौन राजनीतिक दल है या कौन से संगठन है जो जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर डबल इंजन की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पत्रकारों के सामने कुछ कागज रखते हुए दावा किया। कहा कि ये वो सरकारी दस्तावेज हैं जिनमें साफ लिखा है कि उत्तराखंड में टाउनशिप के आउट को तैयार करने के लिए कंपनी को क्या क्या करना है। कागजों में एक विदेशी कंपनी मैकजी कंपनी का जिक्र है, जिसे भारत सरकार ने 87 करोड़ रुपए सिर्फ टाउनशिप का लेआउट तैयार करने के दिए हैं। पत्रकारों के सामने कांग्रेस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये सरकार टाउनशिप निर्माण का पूरा मन बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ है और किसी भी सूरत पर बीजेपी सरकार की लोगों को उजाड़कर टाउनशिप बनाने की मंशा को पूरा नहीं होने देगी। अगर आप प्रेस में स्टेटमेंट दे सकते हैं तो आप उन ज्ञापनों का भी तो जवाब दे सकते हैं। उस ज्ञापन में साफ यहाँ के लोगों ने पूछा है कि क्या आप करना चाह रहे हैं डोईवाला में। आप एक लिखित जो अधिकारी हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल के हैं, सभी को दिया गया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है, आवास विकास सचिव को दिया गया है, वित्त सचिव को दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है, एसडीएम को, डीएम को, जितने भी संबंधित इस टाउनशिप से संबंधित जितने भी अधिकारी, चाहे वो जिले लेवल के हों चाहे प्रदेश लेवल के हों, सबको ज्ञापन दिए गए हैं। अब तक किसी भी ज्ञापन का जवाब नहीं दिया। आरटीआई में लोगों ने मांगा है, हम भी आरटीआई में मांग रहे हैं। प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जनता को बरगलाना बंद करें। सच्चाई जो आपके सामने रखी गई है कि एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंतर्गत हमारे पूरे उत्तराखंड में 6 सिटी का चयन हुआ है। उन 6 सिटी में इन्होंने
जो 1100 करोड़ रुपए की बात कही कि उसमें डोईवाला और किच्छा के जो पराग सिटी उसका अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अब इन्होंने बीच में आकर जब आंदोलन यहाँ पर तेज हुआ, जब जनता को पता लगा तो उन्होंने तेजी से इस आंदोलन को चलाया और आंदोलन की गति को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रेस नोट रिलीज किए जिसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है कि सिर्फ आप इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। डोईवाला में डोईवाला चौक पर कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर हिंसा पर कोई जवाब न दिए जाने और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने के विरोध में सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से 99 दिन बाद प्रधानमंत्री संसद में आते हैं और मणिपुर में हुई हिंसा के मामले पर एक शब्द भी नहीं बोलते और लोकसभा में ठाके लगाकर हंसते हैं, ये अशोभनीय है। लगी हुई थी कि मणिपुर पे कुछ फैसला लेंगे, कुछ बोलेंगे, वहाँ के लोगों को सांत्वना देंगे, वहाँ पे कुछ न्याय करेंगे, मगर वो कुछ नहीं बोले। हाँ, कांग्रेस का जो भी नेता बोलने की कोशिश करता है, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने बोलने की कोशिश की, उसको हिटलरशाही की तरह से बाहर कर देते हैं। कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, जय विना है, जो भी इनको आईना दिखाना चाहता है उसको बाहर कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी बहुत भर्त्सना करते हैं और इसी कारण हमने इनका पुतला फूंका है, क्योंकि ये देश की जो व्यवस्था खराब हो रही है उसके बारे में न बोल के ये अपनी हिटलरशाही दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का अहंकार दिख रहा था, प्रधानमंत्री जी ठाके लगा के हंस रहे थे, मणिपुर पर वो एक शब्द नहीं बोले। यहाँ तक कि जो कांग्रेस संसदीय दल के हमारे नेता हैं अधीर रंजन चौधरी जी, उनको निलंबित कर दिया गया जब उन्होंने आवाज़ उठाई। तो बहुत ही दुखद बात है, आज देश में हिटलरशाही सरकार है और प्रधानमंत्री जी, कल प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे संसद में खड़े होकर, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद अपने भाजपा कार्यालय में खड़े होकर जो भाषण दिया जाता है वो देश की संसद में दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तत्वावधान में विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के वैज्ञानिक और शोध विशेषज्ञ थराली तहसील के प्राणमती बेसिन में विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे हैं, जिसके भविष्य में दूरगामी परिणाम आने के आसार हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी के प्रोफेसर विमल सिंह के नेतृत्व में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री के वैज्ञानिक डॉक्टर आयुष जोशी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर अर्का प्रभा सरकार की देखरेख में 2021 से थराली के रतगांव और डूंगरी से मृदा अपरद के कारण पोषक तत्वों के ह्रास, प्राकृतिक स्रोतों में डेटा कलेक्शन के साथ ही स्वच्छंद बहने वाली नदियों और गंधेरों में जीवों के DNA सैंपल कलेक्टेड कर इनका अध्ययन करने के साथ ही हिमालयी ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव के अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक जो हवा के लिए जो है ये हम लोगों ने डूंगरी में जो है वहाँ पर हमने अपना एयर सैम्पलर लगाया। फिर उसके बाद में नदी के बहाव के लिए जो है हमने जो है थराली के पास में अपना एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है, रडार है, जो कि नदी का जो लेवल भी और उसकी वेलोसिटी दोनों का मेजरमेंट करता है। उसके ज़रिए जो है वो हमारे पास में वो डेटा आ जाता है और वो हर 15 मिनट पे उसका रिकॉर्ड करता रहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कतरा कतरा हमको दे आवाज, उन वीर शहीदों की कुर्बानी भूल न जाए आज। जिस धरती ने अपनी कोख से जन्मे लाल किए हैं शहीद, उस माटी का तिलक लगाकर गूंज उठे संदेश, मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। साथियों, मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी।
मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया है आह्वान। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी बढ़ चढ़कर दे रहा है योगदान। देश की पावन मिट्टी से बन निकलेगी अमृत कलश यात्रा, जिसमें देश करेगा वीर शहीदों का वंदन। ग्राम पंचायतों में वीर सैनिकों के सम्मान में लगेंगे शिला फलकम और अमृत सरोवर पर होगा पौधारोपण। 7,500 अमृत कलशों से कर्तव्य पथ पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर होगा अमृत वाटिका का भव्य निर्माण। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्र प्रेम की अलग जगाते हुए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग कर जन जन को भी इस महाअभियान से जोड़ें और पंच प्राण की शपथ लें। मेरी माटी मेरा देश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आजादी के बाद देहरादून का परेड ग्राउंड सांस्कृतिक और सामूहिक आयोजनों का मुख्य बिंदु बन गया है। इस ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की बड़ी राजनीतिक रैलियां हो चुकी है। वहीं स्मार्ट सिटी योजना प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण किया गया है। इससे ये खूबसूरत बन गया है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि परेड ग्राउंड में एक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें बाहर से आने वाले लोग उसका लाभ उठा सके और यहाँ पार्क 15 अगस्त से पहले पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। एक पार्क बनाया जा रहा है और हम मोर और लेस उसे 15 अगस्त से पहले कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि परेड ग्राउंड के साथ उसे क्लब किया गया है, जिससे कि जो लोग आते हैं उनके बच्चे और वो भी उसको यूज़ कर सकें। नगर निगम के 51 वार्डों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग का काम पूरा हो गया है। अनुबंध कंपनी ने वार्डों में करीब 2.5 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड निगम को सौंपा है। अब निगम इसका सत्यापन करेगी। इसके बाद आवासीय और कमर्शियल भवन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में ऐसे भवनों की संख्या हजारों में है जिनकी टैक्स चोरी की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं GIS मैपिंग के तहत हाउस टैक्स और कमर्शियल भवन का टैक्स ना जमा करने वालों पर कार्रवाई हो सकेगी। जिसमें 4 शहर उत्तराखंड के चयनित हैं, जिसके अंदर GIS मैपिंग सभी संपत्तियों की जा रही है और उसकी जो है सिंक उसको किया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे हाउस टैक्स की में संपत्तियाँ दर्ज हैं, जो संपत्ति शेष रह जाएंगी उनको अवगत कराया जाएगा नोटिस के माध्यम से, सब अपना हाउस टैक्स जमा कराएं। नगरपालिका जोशीमठ अब पूरी तरह से माला माल हो चुकी है। नगरपालिका जोशीमठ पिछले कुछ वर्षों से लाखों करोड़ों का कूड़ा बेच कर चुकी है। नगरपालिका ने अब तक 1 करोड़ 35 लाख का कूड़ा बेचकर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसको लेकर इस वक्त जोशीमठ नगर में काफी खुशी का माहौल है। नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि जोशीमठ पालिका को विगत कुछ वर्षों से काफी अच्छी आय प्राप्त हुई है और पालिका ने 1 करोड़ 35 लाख का कूड़ा बेचा है।
नगर पालिका परिषद के द्वारा लगातार कूड़े को बेच करके कूड़े को इकट्ठा करके सफाई व्यवस्था में विशेष सहयोग करते हुए नगर पालिका द्वारा इसे आगे भी दी जा रही है। आप जानते हैं कि विगत 10 वर्षों से हम कूड़े को कंपैक्ट करके उसको कंपैक्ट करने के बाद उसको हम बाहर जोशीमठ से बाहर हरिद्वार में इसको बेचने का काम करते हैं। तो निसंदेह रूप से हमारे सफाई कर्मचारी हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी इनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ, हमें स्थानीय लोगों से प्राप्त होता है, मान सभासदों का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। तो लगभग हम 90 लाख का कूड़ा, सूखा कूड़ा हम कंपैक्ट करके बेच चुके हैं। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान एक और शव बरामद कर शिनाख्त की गई है। अगस्त की रात गौरीकुंड डाट पुलिया के पास भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 7वें दिन भी घटनास्थल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। उसी सर्च अभियान के दौरान 20 लापता लोगों में एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। इस शख्स की पहचान वीर बहादुर नाम से हुई है। बता दें कि इस घटना में पहले 3 शव मिल चुके हैं और एक शव आज मिला है। टीमों को कुल अब तक 4 शव बरामद हो चुकी हैं। वहीं आईजी गढ़वाल ने बताया कि शवों को रेस्क्यू करने की टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस समय लगातार बरसात हो रही है। बिल्कुल, जब बरसात हो रही है तो निस्संदेह फिर उसके बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर स्वतः ही वो काफ़ी उसकी तलहटी दिखने लगेगी और वहाँ के जो बोल्डर है, पिलर है या जो भारी भरकम पत्थर है वो हटाने में भी आसानी होगी। यदि उसके नीचे कोई बॉडी वगैरह दबा पड़ा है तो वो भी स्पष्ट आसानी से दिखेगा और हम उसको सर्च कर सकेंगे। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। इस कारण शहर के अधिकांश वार्डों में अंधेरा पसरा रहता है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा रहा है। वार्डों में स्ट्रीट लाइट के न होने के कारण स्थानीय निवासियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का कहना है कि लाइट की कमी है, किसी कारणवश पोल पर लाइट नहीं लग पाई है। जल्द ही लाइट लगाने वाली संस्था EESL कंपनी को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे। लाइटों की कमी है, बरसात में अक्सर जो है ये दिक्कतें आती हैं और जो पोल हमने लगाए थे वो किसी कारणवश अभी उन पर लाइट नहीं लग पाई है। इस बार बोर्ड बैठक में पिछली बार भी हमने निर्णय लिया था कि 6000 लाइटें जो है सबसे पहले जो है जो पोल हमने लगाए थे उनमें लाइट लगे, नहीं लग पाए। अभी तो इसको बुलाएंगे, जो ESL कंपनी जो लोग काम कर रहे हैं उसको बुलाएंगे और उनको निर्देश देंगे कि आप 15 दिन में ये कार्य पूरा। धनौरी में पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात चोरों ने रात के समय जनरेटर का लॉक तोड़कर बैटरी चोरी की है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के सामने धनौरी पुलिस चौकी का बूथ भी बना हुआ है। अज्ञात चोर ने बैंक के जनरेटर से लोहे की छड़ से जनरेटर का ताला तोड़कर जब चोरी की घटना को अंजाम दिया तब चोरी की घटना बैंक के कैमरे में कैद हो गई। अज्ञात चोर ने अपनी 4 पहियों की गाड़ी ठीक पुलिस बूथ के सामने खड़ी की और बेफिक्र होकर घटना को अंजाम दे दिया। बैंक के कैमरे में भी साफ दिखाई दे रहा है कि चोर ने चोरी करने के लिए काफी समय लिया है। धनौरी व्यापारियों ने इस घटना को लेकर आक्रोश है। पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक ने धनौरी चौकी में तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ जल्द से जल्द खुलासे और कार्रवाई की मांग की है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा नगर में अचानक ही हाई टेंशन तार टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में एक गाय और एक भैंस आ गई और दोनों की मौत हो गई। इसके साथ ही आसपास के कई घरों में भी लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार बिजली विभाग से इन तारों की शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है।
एक नजर हेडलाइन पर। सीएम धामी ने राजस्व को लेकर सचिवालय में की बैठक, अधिकारियों को दिए राजस्व बढ़ाने के निर्देश, कहा ऑनलाइन सिस्टम पर दे विशेष ध्यान। देहरादून का परेड ग्राउंड बना आयोजनों का मुख्य केंद्र, पीएम राहुल समेत कई दिग्गज नेता कर चुके हैं रैली, 15 अगस्त से पहले बनकर तैयार होगा पार्क। देहरादून में जीआईएस मैपिंग का काम पूरा, 2.5 लाख संपत्तियों का निगम को सौंपा रिकॉर्ड, सत्यापन के बाद भेजे जाएंगे रिकॉर्ड। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद रेस्क्यू कार्य जारी, एक और शव बरामद, भूस्खलन में 20 लोग हुए थे लापता, अब तक मिले कुल 4 शव। फूलों की घाटी ने बिखेरे रंग बिरंगे फूल, दीदार के लिए चमोली में पहुंचते हैं लाखों पर्यटक, घाघरिया बेस कैंप में सैलानियों का लगा जमावड़ा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।